अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। सीएस 101 की लेक्चर सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम 6 to 10 लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, आई होप पिछले लेक्चर्स में से आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारे लेक्चर्स अभी जो है वो 4 लेक्चर से चल रहे हैं, ये मेन गूगल के बारे में, कि गूगल पे अगर आपने कुछ सर्च करना हो तो आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ सर्च करनी हो तो उसकी क्या ट्रिक है कि वो जल्दी चीज़ सर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है मतलब आगे भी ये 3-4 लेक्चर्स अभी इसी चीज़ पे चलेंगे कि सर्च करने की कुछ ट्रिक्स बताई जा रही हैं हमें। तो आज के लेक्चर में जो सर्चिंग ट्रिक्स बताई गई हैं, सर्च ऑपरेटर्स जो बताए जा रहे हैं, उनमें पहली है कि सर्चिंग विद इन द रेंज। यानी अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपके पास एक अपनी मैक्सिमम अमाउंट है, कि मतलब मेरे पास 50,000 मेरी रेंज है। ठीक है, वैसे तो बहुत कीमत होगी ना हर चीज़ की, मेरी 50,000 रेंज है, तो मुझे उसके अंदर अंदर अगर वो चीज़ खरीदनी है तो अच्छी चीज़ किस कंपनी की मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी वो कीमत और उस चीज़ का नाम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा कि वो उस रेंज में जितने भी मॉडल्स की चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, नेट के पास इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी गूगल के पास, वो आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक दी हुई है एग्जांपल लैपटॉप की, कि एक लैपटॉप खरीदना है और उसकी उन्होंने कहा है कि मेरे पास रेंज है 25 से 35 हज़ार तक। ठीक है, तो लिखना किस तरीके से है कि इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने, अंदर लैपटॉप, फिर PKR 25,000 एंड फिर डॉट्स। ये डॉट्स ज़रूरी हैं, 2 डॉट्स लगाने हैं आपने बिटवीन दोनों रेंज के दरमियान, 2 डॉट्स होंगे, और फिर आगे आपने 35,000 यानी कि 25,000 से लेके 35,000 तक। तो अगर आप इस तरीके से अपनी क्वेरी लिखते हैं तो वो इस 25 से 35 तक के अंदर अंदर जितने भी लैपटॉप्स होंगे, जितनी भी कंपनी के लैपटॉप्स हो सकते हैं, वो सब की डिटेल आपको दे देगा विद पिक्चर्स वगैरह। कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाई जाएंगी। तो इस तरीके का कोई भी आपकी रेंज है, आपको पता है कि इस रेंज के अंदर अंदर मैंने चीज़ खरीदनी है, तो अगर इस तरीके से आप उस चीज़ का नाम लिख के और फिर 7 रुपीज़ जो है, दोनों रेंजेस जो है 25 से 35 से जो भी आपकी रेंज है, ठीक है, या विद इन 50,000 जो भी आपकी रेंज, अगर आप वो लिखेंगे, देन आप क्लिक करेंगे सर्च पे, तो आपके पास वो रेंज के अंदर वो चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगली चीज़ है बूलियन ऑपरेटर्स। अब बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगी मैं आपको, क्योंकि उस वक्त आप हमारा वो टॉपिक चल रहा होगा कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो लफ्ज़ एंड होता है या और होता है, इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में। ठीक है, एंड का मतलब हमने वैसे और पढ़ा हुआ है, और का मतलब या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एंड लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों के दरमियान यूज़ करेंगे तो वो दोनों लफ्ज़ों की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हमें उठा के दे देगा, और अगर और यूज़ करेंगे तो दोनों में से किसी एक की भी होगी तो वो हमें ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर एंड साइंस लिखेंगे तो कंप्यूटर एंड साइंस दोनों की जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल को मिलेगी वो हमें देगा, किसी एक की इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंप्यूटर की या सिर्फ साइंस की नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर और साइंस लिखेंगे तो इन दोनों में से किसी के बारे में भी अगर उसे कोई पेज मिलेगा जिसमें कंप्यूटर लिखा हो या साइंस लिखा हो, कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो है वो गूगल को मिलेगा, तो वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि उसे दोनों की इन्फॉर्मेशन मिले तभी वो हमें शो करे। ठीक है, तो ये एंड और इसके अलावा भी कुछ बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम उस टॉपिक को भी यहाँ पे नहीं छेड़ते क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एंड और जो लफ्ज़ है, इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। नॉर्मली तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, और मीनिंग वही है इसका यहाँ पे भी जो हम नॉर्मल ज़ुबान में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्चिंग विद अ स्पेसिफिक साइट, यानी आपने किसी भी एक साइट को स्पेसिफिकली जो है वो सर्च करना है, यानी किसी भी एक चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हो और आप उस स्पेसिफिक साइट पे सर्च करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो आप देखना चाह रहे हो कि यूट्यूब पे इसके बारे में कितना मवाद मौजूद है या क्या मवाद मौजूद है, या कोई भी चीज़। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक साइट से, किसी भी स्पेसिफिक जो है वो वेबसाइट से आप उसको देखना चाह रहे हो, यूट्यूब से देखना चाह रहे हो, गूगल से सॉरी फेसबुक से देखना चाह रहे हो, किसी भी जगह से, तो आप क्या लिखेंगे कि वो जिस बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी या फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, कुछ भी। ठीक है, वो लिख के देन फिर आप साइट लिखेंगे कॉलन, और फिर आगे youtube.com या facebook.com कुछ भी। ठीक है, twitter.com आप वो आगे लिखेंगे और इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, तो उस टॉपिक पे जितने भी पेजेस जो है उस वेबसाइट पे मौजूद होंगे, यूट्यूब पे या जिस चीज़ पे भी, वो आपके पास आ जाएंगे। वो डायरेक्टली गूगल आपको उस साइट पे लेके चला जाएगा, वो चाहे गूगल यूट्यूब है चाहे ट्विटर है, जो भी है, वहाँ आपको लेके चला जाएगा और उसकी उस साइट की वो जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दिखा देगा। आगे है सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स। अब जो है फॉर एग्जांपल, अगर हमने मतलब जो है वो देख रहे हैं, यूट्यूब हम चला रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे मतलब कोई स्पेसिफिक वीडियो देख रहे हैं किसी भी इंसान की, और हम जो है वो चाहते हैं कि यूट्यूब के बारे में हमें पता चले कुछ। ठीक है, अब हम यूट्यूब देख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि यूट्यूब क्या है, कैसी चीज़ है। या इस तरह हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के बारे में हमें कुछ पता चले रिलेटेड, यानी उस वेबसाइट के रिलेटेड कुछ हमें पता चले कि ये वेबसाइट कैसी है।
तो उसके लिए क्या लिखना होगा हमें, related:youtube.com या फिर info:/youtube.com लिखेंगे तो जितनी भी उस वेबसाइट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी। यानी ये दोनों तरीके यूज़ हो सकते हैं, रिलेटेड कॉलन लिखें या फिर इन्फो कॉलन और आगे वेबसाइट जो भी आप ट्विटर के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं या फिर आप फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, यानी कि किसी भी वेबसाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि ये वेबसाइट कैसी है, ठीक है, तो फिर आपको इस तरह से क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि शुरू में रिलेटेड लिखना है या फिर इन्फो लिखना है। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन की शॉर्ट फॉर्म। आगे चलते हैं, सर्चिंग अ कैशेड वर्जन। कैशेड वर्जन क्या होता है? कैशेड वर्जन वो होता है कि जब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, वेबसाइट ओपन करते हैं और आपने जब खोली है वेबसाइट तो सामने बगैर सर्च किए जो पेजेस आपके सामने मौजूद होते हैं ना, यानी कि मोस्टली आपकी उस वेबसाइट यूज़ करने की वजह से जो आपके इंटरेस्टेड होते हैं या फिर नॉर्मली जो अभी अभी अपलोड हुई होती हैं चीज़ें कुछ भी, यानी आपके सामने वो जो पेज खुलता है ना, जो अपने सर्च नहीं किए फिर भी आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, वो कैशेड वर्जन होता है, ठीक है, वो कैशेड वर्जन। आप फेसबुक खोल रहे हैं तो विदाउट एनी सर्च आपके सामने भी तो एक होम पेज आता है ना, उसके ऊपर कुछ वीडियोस आपको दिखाई जा रही होती हैं कि अच्छा ये वीडियो, ये वीडियो। यूट्यूब खोलो, अभी आपने सर्च नहीं किया लेकिन आपके सामने कुछ ऑप्शंस तो आ जाते हैं ना कि ये वीडियोस अपलोड हुई है, वो कैशेड वर्जन होता है, ठीक है, उसे कैशेड वर्जन कहते हैं। अब अगर आप गूगल पे हैं और आपके पास यूट्यूब अवेलेबल नहीं है और आप देखना चाहते हो कैशेड वर्जन यूट्यूब का, तो आप क्या करेंगे, कैशे लिखेंगे :youtube.com, इस तरीके से आप लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड है आपने कि मतलब कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप किसी भी जो है वो ढूंढनी है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपने फ़ाइल्स ढूंढनी है, वो फ़ाइल जो पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, आप गूगल पे मौजूद हैं, आप गूगल में जो है वो आपने कहा है कि मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वो फाइल्स जो गूगल पे पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद है मुझे वो चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइल टाइप :पीडीएफ या फिर एक्सटेंशन :पीडीएफ। फाइल टाइप भी लिख सकते हैं और एक्सटेंशन का EXT, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिख के :पीडीएफ लिखेंगे तो आपके पास उसकी पीडीएफ में जितनी भी फाइल्स अपलोड हुई होंगी वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के निकाल सकते हैं या किसी भी इदारे के जो है वो आपको अगर चाहिए इस तरीके की उन्होंने इन्फॉर्मेशन जितनी पीडीएफ में उन्होंने दी हुई होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ सर्चिंग टेक्निक्स थी। मज़ीद हमारा अगला जो टॉपिक है वो भी नहीं सर्चिंग टेक्निक्स के ऊपर है। किसी तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट में मतलब स्टॉक रेट पता करना हो किसी चीज़ का, तो आप क्या, जैसे इन्होंने यहाँ पे कोई एग्जांपल दी हुई है एप्पल फ़ोन की, तो आप क्या करेंगे, स्टॉक्स लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे और फिर आगे उस कंपनी का नाम यानी कि एप्पल लिख देंगे, तो आपके पास उसकी जो स्टॉक रेट फ़िलहाल चल रहा होगा और आगे जितने दिनों का भी मतलब उन्होंने थोड़ी सी जो कहते हैं ना जैसे मौसम की पेशगोई होती है वैसे स्टॉक की पेशगोई की हुई होती है, ठीक है, कि कैसा चलेगा वो सारा आपके पास स्टॉक रेट आ जाएगा उसके पास। उसके बाद अगर आपने कोई मैप किसी भी इलाके का किसी भी जगह का जो है वो लोकेशन आपने ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट मैप लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और उस सिटी का या स्पेस का जगह लोकेशन का नाम लिखेंगे तो आपके पास टोटल मैप उसका आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी आपने मूवी ढूंढनी है तो मूवी लिखें, ये गूगल की बात हो रही है, ठीक है, यूट्यूब पे तो डायरेक्टली हम जो नाम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे गूगल की बात हो रही है कि मूवी लिखें, आगे कॉलन लगाएं, फिर आगे मूवी का नाम लिखें तो आपके पास वो मूवी आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने स्टीव जॉब्स की लिखी हुई, स्टीव जॉब जो है वो इतनी बड़ी कंपनी मौजूद है एप्पल फ़ोन की, आईफोन की कंपनी, ये आईफोन कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब, उसके ऊपर एक जो है मूवी बनी हुई है, तो यहाँ पर ये इन्होंने उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कंपेयर फूड, अगर आपने कोई भी दो फूड है उसमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता करनी है, क्या मुझे पता चले कि बर्गर और अगर एक तरफ बिरयानी है तो मुझे पता चले कि किसमें क्या मतलब ये कितने जो है वो ग़िज़ाइयत मौजूद है, या फिर एक तरफ एप्पल है एक तरफ बनाना है तो आप कहते हैं इसमें मैं देखूँ कितने विटामिन हैं या ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने इस तरीके की कोई कंपेयर करने हो फूड्स वगैरह तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक जो है वो साइट बताई हुई है कि https://www.myfooddatta.com, इस पर आप जाएँ तो आप वहाँ पे दो आपके पास पूरा एक जो है वो बॉक्स बना हुआ आ जाएगा जहाँ पे दो फूड्स की जगह बनी होगी, वहाँ पे आप जस्ट फूड के नेम लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी उसकी जितनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होंगी सामने आ जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए, आप लेसन याद कर रहे हैं, कोई भी याद कर रहे हैं कोई चीज़ या कोई भी लफ्ज़ ऐसा आ गया आपके सामने जिसकी आपको डेफिनेशन चाहिए, तो आप गूगल पे जस्ट जाएंगे एंड डिफाइन लिख के और आगे जिस लफ्ज़ की आपको पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन चाहिए उसका नाम लिख देंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए वैसे DEF लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है, पूरा डिफाइन भी यूज़ हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कॉलन कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर की अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो कंप्यूटर की जो आपके पास डेफिनेशन होगी वो शो होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई इमेज सर्च करनी हो तो उसके भी तरीके हैं कि इमेज सर्च करनी हो तो आप उसका नाम भी लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि image.google.com पे आप चले जाएँ तो वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप वो इमेज दें, उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर प्रोवाइड करें
करें गूगल को तो उससे सिमिलर इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक टिल्ट का ऑप्शन बताया गया। टिल्ट का ऑप्शन जो है ये भी अवेलेबल होता है। ये सिर्फ ऐसा ऑप्शन है कि आप मतलब चाहे तो गूगल की जो स्क्रीन होती है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब उल्टी सीधी हो जाती है, कह सकते हैं आप, ठीक है। टेढ़ी करनी हो, उल्टी करनी हो, सीधी करनी हो, बस वो हो सकती है। ये एक नॉर्मल सी बात है, इससे इररिलेवेंट सी चीज़ है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला है कुछ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना तो आप ये से याद रखिएगा कि वहाँ पे जैसे ही आपने सर्च किया तो आपके पास सबसे पहले ऊपर जो है एक बहुत मोटे लफ्ज़ों में एक हेडिंग टाइप आती है उसकी, ठीक है। उससे नीचे जो है वो थोड़े से मतलब मोटे लफ्ज़ होते हैं और उसके नीचे फिर पैराग्राफ मौजूद होते हैं मोस्टली। जैसे अभी हम लेसन में देख लेना तो ये मॉड्यूल 8 है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड लिखा हुआ, उसके नीचे फिर जो लाइन है एडवांस सर्च ऑपरेटर्स, ये थोड़ा सा पतला है एंड देन फिर नीचे पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन गूगल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सही वाला मोटा होता है, जिसको बाकायदा हेडिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा उससे नीचे होता है उसको यूआरएल कहा जाता है, और फिर नीचे पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट मौजूद होता है उस जो भी आपने सर्च किया उसके बारे में, ठीक है। तो ये 3 किस्म के वहाँ पे 3 किस्म की लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं। तो अगर आपने इन टाइटल यानी अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे मैं जो वर्ड लिखने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में सर्च करने जा रहा हूँ उस टाइटल पे यानी उस टाइटल पे जितने भी पेजेस मौजूद हैं वो मुझे मिल जाएं, तो आप क्या लिखेंगे, इन टाइटल आईफोन। मतलब यहाँ पे इन्होंने आईफोन और एंड्रॉयड जो 2 फ़ोन हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश की है कि इन दोनों की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इन टाइटल लिखे फिर और आगे इन्वर्टेड कॉमास में आईफोन वर्सेज एंड्रॉयड लिख दिया। तो अब जहाँ पे भी इन टाइटल लिखने की वजह से तो टाइटल यानी कि जो हेडिंग होगी वो जो सबसे पहला टाइटल होता है ना, जो सबसे मोटे लफ्ज़ों में लिखा होता है, तो गूगल के पास जितने भी वो पेजेस मौजूद होंगे जिनके टाइटल में ये लफ्ज़ मौजूद होंगे आईफोन और एंड्रॉयड के, तो वो वाले पेजेस वो जो है वो शो कर देगा। और अगर आपने ऑल इन टाइटल यानी कि जितने भी ऐसे टाइटल है, बेशक वो इससे रिलेवेंट ना हो लेकिन सिर्फ टाइटल्स में ये लफ्ज़ मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे, ऑल इन टाइटल लिखेंगे। और ऑल इन टाइटल लिखते हुए फिर आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, और आपको इससे रिलेटेड जितने वेब पेजेस मौजूद होंगे जिनमें इवन इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ भी मौजूद होगा ना, वो आपको जो है वो गूगल ला के दे देगा। इसी तरह अगला है यूआरएल और ऑल इन यूआरएल। यूआरएल के साथ आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, और यूआरएल क्या होता है कि जो हेडिंग से नीचे एक लाइन होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, टेक्स्ट से थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। तो यूआरएल अगर आप यूआरएल लिखते हो तो यानी कि जितने भी यूआरएल उससे रिलेटेड मौजूद होंगे, जैसे कि हम इन्होंने लिखा है कि इन यूआरएल 2018 विचुअल यूनिवर्सिटी यानी कि 2018 में विचुअल यूनिवर्सिटी ने जितने पेजेस अपलोड किए थे, ठीक है, और जिनके यूआरएल हैं तो वो अब मेरे पास शो होने लग जाएंगे, तो वो शो होने लग जाएंगे। और अगर आप ऑल यूआरएल लिखोगे और उसमें फिर आपका इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे, तो फिर आपको सारे पेजेस वो शो होना शुरू हो जाएंगे जो थोड़े से भी रिलेटेड होंगे विचुअल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन टेक्स्ट है और ऑल इन टेक्स्ट है। और अब टेक्स्ट की बात वही कि एंड पे जो पैराग्राफ की सूरत में बारीक लिखी हुई चीज़ मौजूद होती है वो है। तो टेक्स्ट अगर आप इन टेक्स्ट लिखे फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाना पड़ेंगे। तो अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो 2018 में एडमिशन किए थे उसके जितने भी इन टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है गूगल पे वो आ जाए आपके पास। तो इस तरीके से आप क्वेरी लिखेंगे, और अगर ऑल इन टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से फिर आपको सारे पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले क्या थी हमारे पास, टाइटल है, फिर उसके बाद यूआरएल है, और फिर उसके बाद टेक्स्ट है। तो ये 3 तरीके से होती हैं। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सर्च यानी कि अगर आपने 2 चीज़ें ऐसी सर्च करनी है जो राउंड अबाउट हो, ठीक है, यानी आप एजुकेशन सर्च कर ले और विचुअल यूनिवर्सिटी, 2 चीज़ें आपने 2 लफ्ज़ हैं आपके पास, और आप कहते हो कि मतलब इन दोनों के राउंड अबाउट यानी कि एजुकेशन की भी थोड़ी बहुत बात हो रही है और विचुअल यूनिवर्सिटी की भी, यानी कि इससे रिलेटेड ही मुझे पेजेस चाहिए कि यानी विचुअल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन या इससे रिलेटेड कुछ चाहिए आपको, ठीक है। यानी एग्जैक्ट विचुअल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं, लेकिन एजुकेशन और विचुअल यूनिवर्सिटी दोनों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिले, तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन अराउंड दरमियान में लिखेंगे, और अराउंड के सारे वर्ड्स आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने, और आगे विचुअल यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे, तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी जिनके मार्जिन यानी ये दोनों लफ्ज़ मौजूद होंगे, और इन दोनों के दरमियान कम से कम 3 लफ्ज़ों का फासला होगा, दरमियान में कोई 2-3 लफ्ज़ और आ सकते हैं, लेकिन ऐसे जितने पेजेस मौजूद होंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की है, वो ये है कि जब आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि इस साइट पे कौन से पेजेस हैं जो सिक्योर हैं, कुछ कौन से हैं जो सिक्योर नहीं है, मतलब कुछ फेक होते हैं ना, कुछ फेक भी मौजूद होती हैं चीज़ें। जैसे अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती, फेक होती हैं, किसी की कॉपीड होती हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे पता चल जाए कौन सी वेबसाइट जो है वो सही है, या इस वेबसाइट पे कितनी जो पेजेस हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बाकी जो फेक है वो अलग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे site:/youtube.com आगे माइनस का ये जो निशान है ये लगा के इन यूआरएल
https अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी उसके सेव पेजेस होंगे ना, ऑथेंटिक पेजेस होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे और बाकी सारे अलग हो जाएंगे। ये https का मतलब ही ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है ये, यानी ये उन्हीं साइट्स के साथ लगा होता है जो सिक्योर होती हैं, जो ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिख लोगे तो जितनी भी फेक होंगी, जो अनऑथेंटिक होगी, वो साइट पे हो जाएंगी। तो आपको फेक चीज़ें या फेक वीडियोज़ आप फिर जो है वो डाउनलोड नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मतलब जिनमें वायरस वगैरह होगा या जो भी इनसिक्योर होंगी वो साइड पे हो जाएंगी, ठीक है। अब तक तो हमने ये सर्च की कुछ टेक्निक्स देखी, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है ये वो है कि हमें कौन सी चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए और फिर क्यों नहीं सर्च करनी चाहिए। अब तक हमने बहुत सारे टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स, कुछ ऑपरेटर्स देखे जिनसे हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सर्च क्यों नहीं करनी चाहिए। 3 वजूहत हैं कि क्या चीज़ें जो हमें सर्च नहीं करनी, उनको क्यों सर्च नहीं करना। सबसे पहली चीज़ है गूगल एड्स। आपने देखा होगा कि गूगल पे आप जब चीज़ें सर्च कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। क्यों? अब एडवर्टाइज, ज़ाहिर सी बात है, गूगल अपना बिजनेस इसी तरीके से करता है कि गूगल ने मुख्तलिफ कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जब भी हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन नोट की जा रही होती है, वो हमारे इंटरेस्ट, हमारी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन उनके पास पता चल रही होती है उनको कि हम पाकिस्तान से या इंडिया से किसी भी इलाके से, तो वो या हिस्ट्री हमारी पता चल रही होती है। तो उसके रिलेटेड फिर वो हमें एडवर्टाइजमेंट शो होना शुरू हो जाती है। जो चीज़ आप ज़्यादा सर्च करोगे ना, आप नोट कीजिएगा कि उसी से रिलेटेड आपके पास एडवर्टाइजमेंट, आपके पास इश्तिहार शो होते हैं, यानी रिलेटेड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वो इश्तिहारात देखें, ठीक है। तो इन फजूल इश्तिहारात से बचने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए कि ज़्यादा सर्च ना करें, ठीक है। यानी वो सारी चीज़ें जिनसे उन्हें हमारी लोकेशन पता चल सके, या जिनसे उन्हें हमारे इंटरेस्ट पता चल सके, या जिनसे हमारा एरिया उन्हें पता चल सके। यानी बार बार अगर हम एक ही चीज़ सर्च कर रहे हूँ, एक ही कल्चर सर्च कर रहे हैं, बार बार एक लोकेशन सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें पता चल रहा होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा एड्स हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे जो उलझन का शिकार करते हैं, ठीक है। तो एड्स से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें सर्च नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी एजेंसीज़। बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो हमारी क्वेरीज़ को, हमारी जो सर्चिंग, जो भी हम सर्च कर रहे होते हैं ना, उनको देख रही होती हैं, ठीक है। और वो हमारी लोकेशन वगैरह को भी पता होता है उन्हें, इसलिए अगर हम बार बार कोई सेंसिटिव टर्म सर्च करेंगे तो वो फिर हम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी ना हो, इससे भी बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम कुछ फॉर एग्जाम्पल फ्री चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रैप हो रही है, क्योंकि उन फ्री चीज़ों में मोस्टली जो है वो वायरस होता है और वो हमारे कंप्यूटर को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये 3 वजूहत हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें हमें जो है वो नहीं सर्च करनी चाहिए। अब क्या सर्च नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है कि एड्स को अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार एड्स शो ना हो, तो आपने क्या चीज़ सर्च नहीं करनी, कभी भी अपनी ईमेल आईडी सर्च नहीं करनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़, मेडिकल ड्रग्स आपने सर्च नहीं करने। आप स्पेसिफिकली किसी भी मेडिकल इशू के बारे में अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें लगेगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको फिर उस किस्म के एडवर्टाइजमेंट आएंगे। अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपनी फेवरेट थिंग्स, अपनी फेवरेट चीज़ें बार बार सर्च ना करें, उससे फिर आपके पास बहुत ज़्यादा इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सामने वाले को एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि हाँ, आप ये बार बार चीज़ सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका इसमें इंटरेस्ट मौजूद है। उसके बाद कुछ चीज़ें डेंजरस होती हैं सर्च करने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी। अब इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी के बारे में कि एक बच्चा था, उसने ये चीज़ सर्च की एंड देन थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी एजेंसी उसके घर तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी मतलब अटैक्स के बारे में सर्च करना, सुसाइड बॉम्ब कैसे बनता है, या ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों को सर्च करना, किलर्स के बारे में या अंडरवर्ल्ड के बारे में सर्च करना, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स के बारे में, किलिंग एनिमल्स, पॉइजन्स के बारे में, मर्डर्स के बारे में, मेडिकल सिम्टम्स, कंप्यूटर वायरस कैसे बनाया जाता है, या कंप्यूटर्स को हैक कैसे किया जाता है, और स्पेसिफिक रिलीजियस इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कह सकते हैं जिससे फितना हो सकता है, या ऐसी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करना जिससे पॉलिटिक्स के सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको एजेंसीज जो हैं वो फॉलो कर रही हैं, तो वो फिर आप तक पहुँच सकते हैं और आपके लिए जो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं, यानी आपके जो है कंप्यूटर, उसमें किसी भी किस्म का अटैक ना हो, आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट ना हो, उनमें कोई जो है वो उनको हैक ना कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो सारी चीज़ें जो फ्री आप डाउनलोड करते हैं, लाइक म्यूज़िक हो गया या अदर जितनी भी आप मूवीज़ वगैरह होगी, तो कोशिश करें कि वो फ्री जो वेबसाइट्स हैं उनसे ना करें, क्योंकि नॉर्मली जो हैकर्स होते हैं वो ऐसी वेबसाइट्स में ही वायरस ऐड करते हैं जिनमें जो है फ्री म्यूज़िक या इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्हीं की तरफ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उन वीडियोस की सूरत में उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वायरस जो है वो एंटर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अनप्लेजेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं कुछ चीज़ें सर्च करने से, यानी जिससे आप डिप्रेस हो सकते हैं, देख के परेशान हो सकते हैं, लाइक स्मोकर्स लंग्स। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इतनी गंदी गंदी तस्वीरें आएंगी, उसकी जैसी बात है स्मोक्स के बाद जो हालत होती है एक इंसान के लंग्स की, तो ऐसी तस्वीरें हो सकती है जिससे हर इंसान बर्दाश्त नहीं भी कर सकता, ठीक है। उसके अलावा स्किन कंडीशन होंगी, तो ये भी स्किन रिएक्शंस जो होते हैं तो वो भी काफ़ी जो ऐसी
तस्वीरें कुछ होती हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसे मतलब हो सकता है आप देख के अच्छा महसूस ना करें। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो सर्च ना करें। उसके बाद अगला हमारा जो मॉड्यूल है ये अब पिछले जो हमारे टॉपिक्स से उनसे आगे चलेंगे अब हम। अभी तक हमने गूगल के बारे में पढ़ा, गूगल से क्या चीज़ें सर्च करनी है, किस तरीके से सर्च करनी है, कुछ टेक्निक्स बताई गई थी, कुछ ट्रिक्स बताई गई थी, कुछ ऑपरेटर्स थे। फिर हमें ये बताया गया कि क्या चीज़ें हमें सर्च नहीं करनी चाहिए। तो इस सारे में से अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट के लिहाज से बताऊँ, पेपर के लिहाज से, तो वो इन टेक्स्ट और यूआरएल वाला जो टॉपिक था वो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने अभी बताया कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसका ओवरव्यू थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए। बाकी चीज़ें जो थी वो बस ट्रिक्स के लिए थी, आपने याद रखनी है। फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था। अब ये जो 10वां लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इस एक लेक्चर में थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर की, कि आज जो आपके हाथ में ये कंप्यूटर नाम की चीज़ है, जिसे हम मोबाइल की भी जो जदीद सूरत मोबाइल की स्मार्टफोन आपके हाथ में है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। कुछ पीसी पे होंगे, लैपटॉप पे होंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल ही यूज़ करते हैं। तो ये जो आज हमारे पास सूरत मौजूद है कंप्यूटर की, इतनी एडवांस सिचुएशन, ये कहाँ से शुरू हुआ काम, किसने सबसे पहले बनाया था, क्या सिचुएशन थी, कहाँ से कहाँ तक ऐसी चीज़ पहुंची। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू हम लेंगे। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम है अबेकस। अबेकस पहला कंप्यूटर है, नाम याद रखना है आपने इसका। उसके बाद हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो अबेकस है ये कहाँ बना, मोस्टली चाइना, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन की ये इजाद है। ये एक बहुत ही सिंपल सी मशीन थी, ये जिनसे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि जो है वो एक रॉड्स लगी हुई थी, उनके अंदर कुछ बीड्स थे जिनको सेट किया गया था और रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर उनको माउंट किया गया था, ठीक है। इनको बीड्स के ऊपर और नीचे करने से जस्ट जो है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता था। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स आई और इसमें 3 लोगों के नाम है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। वो हैं ब्लेज पास्कल है, फ्रांस से थे ये, गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज हैं, वो जर्मनी से थे, और चार्ल्स बेबेज हैं जो इंग्लैंड से थे। इन तीनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स जो है वो इसको बनाया। और इसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो थे ना लेबनीज और पास्कल, इन दोनों ने ये कोशिश की थी कि जो मतलब आउटपुट है वो जो है वो गियर्स के ऊपर ही जो है वो उसकी आउटपुट आएगी। लेकिन चार्ल्स बेबेज की ये कोशिश थी कि वो चाहते थे कि जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो, पेपर के ऊपर प्रिंट होके आए, ठीक है। तो फिर इसी चीज़ पे इन्होंने काम किया। और उसके बाद जो है ये एक डायग्राम मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गियर्स लगे हुए हैं, कुछ टायर्स टाइप की शक्ल है इनकी, इनको आगे पीछे मूव किया जाता था। और फिर उसके बाद वो जो आगे रिजल्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कुछ काउंटिंग्स है, वहाँ पे काउंटिंग आती थी। ये इसकी कोई सूरत हाल थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो इन्होंने कोशिश की थी कि प्रिंट पेपर पे आए, इसके लिए फिर जब बाद में कोशिश की जाती रही और हरमन हॉलरिथ ने ये पंच कार्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, जिनके ऊपर पेपर कार्ड्स जो हैं ये यूज़ होते थे, इनके ऊपर रिजल्ट प्रिंट होता था, जिससे टेबुलेशन जो प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, वो काफ़ी स्पीड अप हो गया। और ये कब बनाए थे, 1890 में बनाए गए ये। और 1970 में जो है ये काफ़ी जो है वो मशहूर हो गए। कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सर्वाइव किया और बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेटिंग के लिए यूज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये एक तस्वीर पंच कार्ड की मशहूर, ये देखिए इसमें होल्स बने हुए थे, तो इससे यहाँ पे जो है वो आप प्रिंट करते थे, ये ऊपर सुई सी बनी हुई यहाँ पे लफ्ज़ प्रिंट होते थे और फिर उसके बाद कार्ड्स पे जो है वो प्रिंट निकल आता था। तो ये कुछ चीज़ की सूरत हाल थी, इसमें भी अपने नेम याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिक से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक ये जो है वो सफ़र चलता रहा कि 19th सेंचुरी में जो है वो एक ये गियर्स जो है वो पास्कल, लेबनीज और चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। फिर उसके बाद इनमें एडवांसमेंट होती रही। 1990s का पूरा एरिया जो है ये, उसके अंदर जितने बैरियर्स थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाती रही, यानी कोशिश की जाती रही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स बनाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक बनाई जाए। अभी तक मैकेनिकल थी, ठीक है। तो 1940 में जो है वो जॉर्ज टिबिस ने जो है वो बेल लेबॉर्ट्री में जो है वो पहला IBM, ये मुख्तलिफ इंजीनियर्स थे ग्रुप के, जिनमें मुख्तलिफ लोग हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी कुछ लोग मौजूद थे, IBM इंजीनियर्स मौजूद थे, जिन्होंने मिल के एक IBM PC बनाया था। 1981 में ये PC बन गया था। तो ये पूरी इन्होंने एक कोशिश जारी रही, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने वक्त में काम किया था, ठीक है। तो उससे पहले क्या हुआ, ENIAC बनाया गया। ENIAC एक कंप्यूटर था, एक मोर फ्लेक्सिबल मशीन थी, जिसको डेवलप किया जॉन मॉचले ने, प्रेस्पर एक्रिट ने, इन दोनों ने मिलकर किया था। कहाँ पे, मॉरिस स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। ये नाम आपने याद रखना है। 2 लोग थे और उन्होंने कहाँ पे बनाया, मॉरिस स्कूल में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का जो स्कूल था। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इतने बड़े कंप्यूटर से होती सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, ये जो जमा प्लस ज़रब तकसीम हम कहते हैं ना, यही हो सकती थी सिर्फ। और इसको चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, एक बंदा सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता था। इसकी फैक्ट शीट पढ़ते हैं कि ये जो एक कंप्यूटर था, ये 1800 स्क्वायर फीट जगह इसको चाहिए होती थी रखने के लिए। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी इसमें, 1500 रिलेज, 10,000 कैपेसिटर्स, 70,000 रजिस्टर, 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी इसमें, 30 टन वज़न था इसका।
और उसकी कॉस्ट उस वक्त $4,87,000 थी, जिसको पाकिस्तानी रुपीज़ में किया जाए तो 62.5 मिलियन रुपीज़ उस टाइम में जब ये बनाया गया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आज के दौर में इसकी कहाँ कीमत पहुंची हुई होगी। तो ये इसकी फैक्ट शीट है। इसमें से मेन याद रखने वाली चीज़ जो है वो आपने याद रखना है इसकी कैपेसिटर, रजिस्टर और इसकी कॉस्ट। मेन ये जो है पेपर के लिहाज से ये ज़्यादा जो है वो रिपीट हुए हैं। और दूसरा NE1 का मुखफ़फ़ आपने याद रखना है। और फिर जो है आगे चलते हैं। फिर इसमें एडवांसमेंट होती रही, कोशिश की जाती रही कि इसके साइज़ को काम किया जाए। साइज़ की काम करने के लिए इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह बाद में ट्रांजिस्टर आए, जिससे साइज़ थोड़ा सा और कम हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, सर्किट्स की वजह से थोड़ा सा और साइज़ कम हो गया। फिर उसके बाद हर 2 साल के बाद इसकी पावर डबल होती गई, ठीक है, कोई ज़्यादा काम ये कर सकता था आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आगे क्या हुआ कि 1976 में स्टीव जॉब्स जो आईफोन कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने और इनके एक दोस्त थे स्टीफन वोजनाइक, इन दोनों ने मिलकर डेस्कटॉप कंप्यूटर, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया था। और फिर IBM ने, ये इनकी जो पूरे इंजीनियर्स की एक पूरा ग्रुप था, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था पहला PC पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं 1981 में। तो ये एक पूरा सफ़र था, जिसके बाद फिर वेब्स बनते रहे, वेब्स बने, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेट और ये सारी चीज़ें बनी। और आज एक स्मार्टफ़ोन की शक्ल में एक एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की हमारे हाथ में मौजूद है। तो ये एक पूरा सफ़र था कंप्यूटर का, अबैकस से शुरू हुआ स्मार्टफ़ोन तक। तो ये इस हिस्ट्री को थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। ये मुख्तलिफ नेम थे इनमें, जो आपने नाम भी याद रखने हैं। तो आज का ये लेक्चर काफ़ी इस लिहाज से, ये 10वां लेक्चर जो 10वां मॉड्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी इस सब्जेक्ट का मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आप डिटेल में मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी कन्फ्यूजन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, लेक्चर ले रहे हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो एक जो है वो एडमायर करने वाला एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। और फीडबैक से पता चलता रहता है कि हमें क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या नहीं इंप्रूव करनी। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।